हेलो फ्रेंड्स। तो हम देख रहे थे जनरल क्लॉजेस एक्ट के बारे में। अब हम डायरेक्टली डेफिनेशंस पे आते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा उसको मैं फिर से रिवाइज नहीं करता, सिर्फ ये बता देता हूँ कि ये पार्ट ए पार्ट बी स्टेट्स के बारे में जो हमने चर्चा किए थे। तो पार्ट ए स्टेट्स में क्या आते थे? तो गवर्नर्स प्रोविंसेस ये कवर होते थे। पार्ट बी स्टेट में क्या कवर होते थे? प्रिंसली स्टेट्स जहां पे राजा का राज होता था। पार्ट सी स्टेट्स में क्या कवर होते थे? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो पार्ट ए और पार्ट सी में गवर्नमेंट का अधिकार है। गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ब्रिटिश सरकार। ठीक है। और पार्ट बी में किसका अधिकार था? तो वहां पे राजाओं का अधिकार दिया गया था। और पार्ट डी स्टेट जो थी ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है। तो ये आपके लिए काम का है आगे की डेफिनेशन समझने के लिए। ठीक है। तो ये विभाजन कब का था? ये अंग्रेजों के जमाने का था। और ये कब तक चला है? ये चला है 1956 तक। मेजरली 1956 तक के ये चला है। ठीक है। 1956 के बाद पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था। ठीक है। तो 1956 के बाद से जो पूरे स्टेट्स थे उनको लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी एक देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो मैंने 1950 तो बता ही दिया आपको, तो ये आपको पता भी है 1950। एक 1956 की भी डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो अपन डेफिनेशंस की ओर अब बढ़ते हैं। ये इनमें से हर एक डेफिनेशन काम की नहीं है, बट कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं जिस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो अपने को ये एक एक करके देखना है। तो बताया गया है, थ्री सेक्शंस ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट कंटेन्स डेफिनेशंस, जनरल डेफिनेशंस। सेक्शन 3 में मेन डेफिनेशंस दिए। 4 बताती है डेफिनेशंस कौन कौन से एक्ट को लगेगी, कौन कौन से टाइम पीरियड के बाद लगेगी, ये अपन आखिर में पढ़ेंगे। और 4A भी वही बताता है कि इंडियन कानून को, भारत के कानून को कौन कौन सी डेफिनेशन कैसे कैसे लगेगी, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सेक्शन 3 पे सीमित चर्चा करेंगे। ठीक है। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 विच इज द प्रिंसिपल सेक्शन कंटेनिंग डेफिनेशन। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 कंटेन्स द डेफिनेशन, बट इन जनरल क्लॉजेस एक्ट सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 में ही रहे। ठीक है। तो जनरली 2 में होती है, बट सेक्शन नंबर 3 में भी डेफिनेशन हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो सेक्शन 3 which is the principal section containing definition applies to the general clauses act itself and to post 1897 central acts and regulations। तो 1897 के बाद के हर कानून को लगेगी ही, यानी ये जब एक्ट लगा उसके बाद के हर कानून को ये डेफिनेशंस अप्लाई होगी। सेंट्रल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स और रेगुलेशंस में हल्का सा फर्क है। एक्ट जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। रेगुलेशन जो है ये भी एक्ट जैसे ही रहेगा, बट ये पार्लियामेंट नहीं, ये कोई अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया रहेगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दिया है। ठीक है। तो वो इसमें कवर होंगे। अनलेस दोज लॉज कंटेन्स सेपरेट डेफिनेशन ऑफ देयर ओन, अगर उनमें उनकी खुद की डेफिनेशन दी है तो फिर वो लगाओगे, अगर नहीं दी है तो आप ये वाली डेफिनेशन वहां पे लगा सकते हो। ठीक है। और देयर इज समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट मैटर और द कॉन्टेक्स्ट। तो रिपग्नेंट यानी विपरीत जाना, रिपग्नेंसी का मतलब होता है अपोजिट जाना। तो अगर अपोजिट जा रही, यहाँ की डेफिनेशन कुछ अपोजिट बात कर रही है और एक्चुअल जो आप एक्ट पढ़ रहे हो उसमें कुछ और मतलब निकलता है, तो ऐसे केस में फिर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन यूज नहीं करोगे। ठीक है। इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट एंड हेंस डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3 कैन नॉट बी अप्लाइड in this act and in all central acts and regulations made after the commencement of this act, after the commencement of this act, तो 1897 के बाद, unless there is anything repugnant in the subject matter or context, act। अब definitions चालू हो गई। act का क्या मतलब है? तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 बोलता है एक्ट। ध्यान रखो, यहाँ पे एक्ट का मतलब जो कानून है उसकी बात नहीं हो रही। एक्ट यानी यहाँ पे एक्ट ऑफ लॉ की बात नहीं हो रही। एक्ट का मतलब हो रहा है कार्य, एक्शन। एक्ट यानी यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ जो डेफिनेशन दी गई है, अगर आप पढ़ के देखते हैं तो आपको समझ जाएगा। वैसे आपको कंफ्यूजन अराइज होता है, जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करेगी। ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? कार्य करना, क्रिया को बोला गया है। ठीक है। तो एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस से रिलेटेड एक्ट, और अ सिविल रॉन्ग, कुछ गड़बड़ की है उससे रिलेटेड कोई एक्ट, शैल इंक्लूड, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी और भी चीज आ सकती है, और भी कार्य आएंगे, बट ये तो आएगा ही। अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, तो कुछ कार्य की सीरीज भी, बहुत सारे कार्य भी कवर होंगे। एंड द वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन, कुछ चीज छोड़ देना भी कुछ करने के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बोला है? कुछ नहीं करोगे आप तो दैट इज ऑल्सो एन एक्ट। ठीक है। तो कुछ नहीं करना भी कुछ करने के बराबर होता है।
जैसे कि समझो आपको प्रोस्पेक्टस में कुछ लिखना था, आपने नहीं लिखा, तो दैट ओमिशन इज ऑल्सो एन एक्ट, तो इट इज ऑल्सो एन एक्ट, इलीगल ओमिशन इज ऑल्सो एन एक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया, ये तो खैर आपको बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण ने बोला था गीता में, गीता में ये बोला है। गीता में क्या होता है, अर्जुन होता है, बड़ा टेंशन में होता है, वो बोलता है कि यार मेरे सब सगे संबंधी है, मेरे भाई है, मेरे टीचर्स है, मैं इनको कैसे क्या मारूं। तो फिर उसको समझाते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, उसको बोले जाता है, कृष्ण भगवान बोलते हैं, देख तू कुछ करेगा कुछ नहीं करेगा, दोनों चीज कुछ करने के बराबर है। देखो थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, क्या हुआ था, वो डर गया था, वो बोला कि ये तो मेरे सब भाई बहन है, भाई लोग हैं, इन लोग को कैसे क्या मैं मार सकता हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने बोले थे कि मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब जो है, ये सब व्यक्ति जो है, ये सिर्फ आपको दिख रहे हैं, एक्चुअल में तो आत्मा है और आत्मा अमर रहती है। बट वो बोलता है कि नहीं, ये सब करना तो गड़बड़ है, गलत काम है, इससे तो मेरे कर्म खराब होंगे। अब कर्म खराब होंगे तो अर्जुन को बोला जाता है, अर्जुन बोलता है कि यार मेरे कर्म खराब होंगे, तो कृष्ण भगवान उसको समझते हैं, समझाते हैं कि भाई कर्म तो तेरे को करना ही है। वो बोलता है फिर अर्जुन कि यार कर्म नहीं किए तो भी तो चलता है, देखो मैं अगर कुछ नहीं करूं, सिर्फ बैठ जाऊं एक जगह मेडिटेट करते हुए, तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तो यहाँ तो मेरे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, कोई मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। तो वहां पे कृष्ण भगवान ने उसको समझाए थे कि कुछ नहीं करना भी कुछ करने के बराबर है, इन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन, तो कुछ नहीं करना भी कुछ करना है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था उसमें भगवान ने, उन्होंने बोला था कि जैसे कि तुम या तो खाना खाओगे या तो नहीं खाओगे, तो नहीं खाना इज ऑल्सो एन एक्ट। ठीक है, तो नहीं करना भी एक कार्य होता है, एक कर्म होगा, या तो तुम सोओगे या तो नहीं सोओगे, तो नहीं सोना भी कर्म होता है। और आजकल तो ये ज्यादा जरूरी है, आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है क्या चीज नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको ये जरूर पता है कि पढ़ाई करना चाहिए, बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि आलस से नहीं करना चाहिए। तो आपको आलस जो आता है, आलस के कारण कई बार पढ़ाई नहीं होती। आपको ये पता है रात को अपन बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, आप बोले रात को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप रात को 12 बजे जग रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर सीलिंग पे पंखा घूम रहा है, आप वही देख रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप सोच रहे हैं चलो थोड़ी देर ट्राई करता हूँ 10 मिनट, उसके बाद फिर सो जाऊंगा, अगर नहीं आई नींद तो फिर उठ के पढ़ूंगा। तो ऐसा 10-10 मिनट कर करके क्या होता है, आप वो 12 बजे के 2 बजा देते हैं। तो ये दिक्कत होती है, इसीलिए आलस नहीं करना, नींद नहीं आई तुरंत उठे, तुरंत उठ के पढ़ाई पे लग गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आलस से नहीं करना, तो क्या नहीं करना दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्या करना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ नहीं करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर अपन अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। एक्ट समझा रहा था मैं, तो एक्ट का मतलब है कुछ कार्य, और यहाँ पे बोला इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कार्य, सीरीज ऑफ एक्ट्स, तो बहुत सारी चीजों की सीरीज। और ये भी बोल दिया है एंड इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू एन इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मीन्स कुछ चीज बोली है, आपको ये बताना है, लेकिन आपने उसको ओमिट कर दी है। ओमिट करना है ना, नहीं, वो वोमिट होता है, ओमिट करना है ना, छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, एफिडेविट, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो देखो मैं जो बताऊंगा वो आपको ध्यान रखना है, एफिडेविट आपको आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, एफिडेविट का क्या मतलब है, तो एफिडेविट में बोला है एफिडेविट शैल इंक्लूड, फिर से वर्ड लिखा है शैल इंक्लूड, मींस एफिडेविट क्या है दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि व्हाट इज एन एफिडेविट, यहाँ सिर्फ बोला है एफिडेविट शैल इंक्लूड, उसमें क्या आएगा ये बोला है। तो इट शैल इंक्लूड अफर्मेशन, अफर्मेशन यानी हाँ बोलना, अफर्म करने का मतलब है कोई एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपने ग्रामर पढ़ा है, ग्रामर में आपने पढ़ा था अफर्मेटिव, नेगेटिव, तो ये क्या होता है, अफर्मेटिव यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, मैं कुछ बता रहा हूं, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे मैं कोई बता रहा हूं, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं कि मेरा नाम शशांक है, घर पे मुझे शशि भी बोला जाता है, तो दिस इज एन अफर्मेशन। ठीक है, तो एक मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट बता रहा हूं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये भी नाम है। मैं एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 जून है, तो ये मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अफर्मेशन। और डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन, तो डिक्लेयर किया मैंने, ये आपको एफिडेविट याद होगा। एफिडेविट हम कब बनाते हैं, जैसे कि समझो आपका स्कूल है, स्कूल में आपकी टीचर जो होती हैं वो कई बार आपके फैमिली में जान पहचान बहुत अच्छी रहती है, तो वो आपको घर के नाम से जानती है। तो वो क्या करती है, वो आपके जो डाटा रहता है, डाटा भेजना रहता है विद द बोर्ड, बोर्ड जो रहता है 10th 12th उनको डाटा भेजते हैं, तो उसमें उन्होंने शशांक शर्मा के बदले क्या लिख दिया, उन्होंने लिख दिया शशि शर्मा। अब मेरा जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें सब जगह लिख के आ गया शशि शर्मा, शशि शर्मा। अब मेरे को यहाँ नाम बदलना है, तो मैं जब जाऊंगा बोर्ड में कि मेरे को ये नाम बदलना है, तो ऐसे केस में बोर्ड मेरे को बोलेगा कि देखो तुम प्रूफ लेके आओ।
अब प्रूफ में मेरे पास भले ही सर्टिफिकेट्स होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन तुम ही शशि शर्मा भी हो, ये चीज तुम बताओ। तो ये मैं कैसे बताऊंगा? मेरे को मांगा जाता है एफिडेविट। मैं जाऊंगा अपने जो भी रजिस्ट्रार है उसके सामने जाऊंगा, या जो भी नोटरी है उसके सामने जाऊंगा, वहां पे मैं एफिडेविट, एक शपथ लूंगा, एक स्टैम्प पेपर पे लिखाऊंगा कि मैं शशांक शर्मा हूं, मेरा ही घर पे नाम शशि शर्मा होता था, तो ये शशि शर्मा लिखा गया है, शशि शर्मा बोला जाता है, तो ये दोनों ही नाम मेरे हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों नाम हैं, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, ये मैं अफर्म कर रहा हूं, और ये मैंने एक ऐसे व्यक्ति के सामने बोला हूं जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो आपका रूल ऑफ लॉ बोलता है कुछ लोग कभी झूठ नहीं बोलते, जैसे नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट, पुलिस वाला, ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, पुलिस वाले ने आपको देखा आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, तो आपको उसने पकड़ लिया, तो यहाँ पे जैसे ही वो बोलेगा ये बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा था, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे। फिर आपको प्रूव करना पड़ता है, नहीं नहीं हेलमेट पहना था जी मैंने, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, बोलने से नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये कुछ लोग झूठ नहीं बोलते, इसीलिए एफिडेविट जो होता है ये आप किसके सामने बताते हैं? ये आप बताते हैं इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक, इन लोग के सामने। नोटरी पब्लिक क्या होता है ये और डिटेल में हम पढ़ेंगे इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जिन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ लिया है अर्ली बर्ड बैच में, उनको ये अच्छे से अब पता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो एफिडेविट की डेफिनेशन में दो चीजें निकल के आती है। पहली चीज है इट शुड बी एन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, और किसके द्वारा होना चाहिए? तो बाय अ पर्सन, इन केस ऑफ अ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म एंड डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक है, तो ये बोला है। सिर्फ शपथ खाना, मैं कसम खा के बोलता हूं आई शपथ, ये नहीं चलता। यहाँ पे क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होना। आप ये बोलोगे मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, तो ये नहीं चलता। यहाँ पे आपको क्या होना, यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपका डॉक्यूमेंट होना, दैट शुड बी कॉल्ड एज एफिडेविट। ठीक है, तो एफिडेविट को हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र, इसी को आप मराठी में प्रतिज्ञा पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र जो बोलते हैं, तो प्रतिज्ञा मराठी में प्रतिज्ञा बोलते हैं, हिंदी में प्रतिज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये सब क्या है? दीज आर ऑल एफिडेविट्स। ठीक है, तो एफिडेविट का क्या मतलब है? एफिडेविट शैल इंक्लूड एन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ, तो दोनों चीज याद रखना है, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। तो सिर्फ कसम खा के बोल देने से नहीं होता, लिख के एफिडेविट बना के देना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा है। फिर देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिराइव फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, पहली चीज निकल के आई, तो ये नया कुछ नहीं पढ़ रहे हम, जो ऊपर दिया है वही पढ़ रहे हैं, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। सेकेंड चीज है इन केस ऑफ पर्सन अलाउड अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। अब फिर आगे दिया है द अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर। इंक्लूसिव इन नेचर का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव इन नेचर का मतलब होता है कि ये डेफिनेशन आपको डिफाइन करके नहीं बता रही, जैसे हमने पढ़े थे इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर रही, एग्जॉस्ट नहीं हो रही, ये सिर्फ इंक्लूसिव नेचर की, ये बोलती है कि ये चीज एफिडेविट है, ये नहीं बोलती ये चीज नहीं है। जैसे आपने एक हिंदी में शपथ पत्र लिख के दे दिया, तो क्या वो एफिडेविट माना जाएगा? तो माना जा सकता है एज पर दिस डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के रूप का बताया गया है कि एक अफर्मेशन और डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर एज पर दी लॉ इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। ठीक है, सिर्फ कसम खाना नहीं, एफिडेविट पे लिख के होना, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन होना। ठीक है, तो ये आपको घोट के पी जाना है यानी याद रखना है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। The above definition is inclusive in nature. It states that affidavit shall include affirmation and declarations. This definition does not define affidavit. तो define नहीं किया इन्होंने, सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो एकदम एकदम एग्जॉस्टिव नहीं है, ये नहीं बोल दिया affidavit means। ठीक है, तो however we can understand this term in general parlance। तो जनरल parlance है ना, आम बोलचाल की भाषा में, affidavit is a written statement, written रहेगा, कंफर्म बाय ओथ और अफर्मेशन। ओथ का मतलब भी कसम खाना होता है। इनफैक्ट हम देखेंगे एफिडेविट, ओथ और स्वेरिंग, ये तीनों की डेफिनेशन सेम दी गई है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो देखेंगे एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट और बिफोर एनी ऑथोरिटी। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन लीगल डेफिनेशन है। अगर आप झूठा एफिडेविट देते हैं तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में कवर होता है, सीधा सीधा जेल हो सकती है। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन, सेंट्रल एक्ट। कोई काम की नहीं एग्जाम के हिसाब से, बट हमको एक बार पढ़ना है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 7 डिफाइन करता है सेंट्रल एक्ट। यहाँ पे वही डेफिनेशंस आपको दी गई है जो आपके इंस्टीट्यूट ने रखा है, जो इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा वो अपन ने नहीं दिखा है।
ठीक है, इसमें भी कई डेफिनेशन काम की नहीं है, भले ही आपको दी है, जैसे ये सेंट्रल एक्ट, ये नहीं पूछा जाएगा, बट समझने के लिए काम की है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसके पहले जो डेफिनेशन बताया मैंने एफिडेविट की, दैट विल बी डेफिनेटली आस्क्ड इन एग्जाम, कभी ना कभी वो जरूर आएगी। ठीक है, हो सकता है आपकी एग्जाम में आ जाए तो हो सकता है। फिर सेंट्रल एक्ट मींस एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पहली चीज तो बोल दिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट ने बनाया है, जो इसके बाद बनी है, किसके बाद, तो संसद ने बनाया, लोकसभा राज्यसभा, यानी आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो वो एक चीज हो गई सेंट्रल एक्ट। ठीक है, एंड शैल इंक्लूड एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, तो डोमिनियन लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया, तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि 1947 से लेके 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, आजादी से कॉन्स्टिट्यूशन होने तक यहां डोमिनियन चलता था। ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले क्या चलता था, इसके पहले चलता था डोमिनियन भी चलता था और इंडियन लेजिस्लेचर भी चलता था। ठीक है, ये हो गया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एन एक्ट मेड बिफोर सच कमेंसमेंट, उसके भी और पहले, बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी ये प्रेसिडेंट जैसा होता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी क्या, तो जैसे प्रेसिडेंट होता है अपने इसमें वैसा, और द गवर्नर जनरल। ठीक है, एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, यानी जो अंग्रेजों के जमाने में जो सबसे बड़ा मुख्य व्यक्ति था, उसको यहाँ पे भेज दिया जाता था, तो उसको हम बोलते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो उसके द्वारा बनाया गया भी जो एक्ट है, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ सेंट्रल एक्ट। तो सेंट्रल एक्ट में क्या क्या आ गया, पहली चीज जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो तो आ गया, वो सिंपल बात है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी पास किया गया होगा वो चीज एक सेंट्रल एक्ट है। फिर लेकिन आजादी के पहले तो पार्लियामेंट नहीं था, तो वहां के लिए सेंट्रल एक्ट क्या होगा, तो इंडियन डोमिनियन ने बनाया वो, या जो इंडियन लेजिस्लेचर ने पास किया वो। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर ये भी पहले था, तो खास तौर पे इसके पहले ये तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, प्रेसिडेंट वगैरह जो है, डेमोक्रेसी जो है, वो ये तारीख के बाद से सब चालू हुई। ठीक है, तो ये तारीख आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1950 के पहले अलग रूल था और 1950 के बाद अलग रूल है, और इसके भी पहले, और पहले 1947 के भी पहले, तो इसके पहले क्या रूल था, इसके पहले तो जो सरकार ने बोल दी, कौन सी सरकार, यानी बाहर की ब्रिटिश सरकार ने, वहां के राजा लोग ने बोल दिए, वहां की क्वीन ने बोल दी, तो वो चीज यहाँ के लिए कानून बना दिया जाता था, तो वो पास किया जाता था बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल और दी गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो ये काम का नहीं है, समझने के लिए काम का है। तो आपके लिए क्या हो गया, तो भारत की आजादी के बाद बना डोमिनियन लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके और बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बना तो इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, और बहुत पहले है, उसके भी पहले, आजादी वगैरह के भी पहले का है, तो ऐसे केसेस में इवन गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उसके द्वारा बनाया गया जो एक्ट है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेंट्रल एक्ट। ठीक है, तो ऐसा है। जैसे आप अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जांपल लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था 1872 में, यानी बहुत पहले की बात है, तो उस टाइम पे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, पास किया गया था। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल वगैरह इन लोगों के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो ऐसा है। इनफैक्ट ये भी एक्ट है, ये भी एक्ट में अमेंडमेंट करके बाद में बोल दिया, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब अमेंडमेंट के द्वारा आए हैं, क्योंकि ये एक्ट भी कब बना है, ये भी 19th सेंचुरी में बना है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो डेट्स है ये सब तो बाद में आई, तो ये अमेंडमेंट्स बहुत हुए हैं इस एक्ट में। ठीक है, लेकिन आपको ये सब समझना जरूरी है, और इसीलिए मैंने जो ऊपर बताया आपको कि स्टेट्स कैसे हुआ करते थे, क्या चलता था, ये आपके लिए अब काम का है। अब आपको समझ जाता है कि ये जो नीचे दिया है, इसके नीचे, तो ये क्या है, ये सब दिया गया है, इसके पहले क्या होता था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले। ठीक है, इसीलिए वहां पे बोल दिया शैल इंक्लूड। ठीक है, तो ऐसा है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दिखेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी इवन हटाई भी गई है। ठीक है, तो ऐसा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बड़ी आसान है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी क्या, जो अपनी मोदी सरकार है नहीं, सिर्फ वो नहीं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन इतनी वाइड है कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड करती है तो बड़ी अजीब डेफिनेशन है, समझो और ध्यान रखो। ठीक है, ये भी रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, एग्जाम में पूछने वाली डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार पढ़ना है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से ट्री डायग्राम में विभाजित कर दिया हूँ, तो ये इसीलिए किया हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और मैं अभी इसीलिए ज्यादा डायग्राम्स वगैरह आपको ज्यादा नहीं बना के बता रहा, क्योंकि आपके पास भी लिखने का और डायग्राम्स बनाने का ज्यादा कोई सहारा नहीं है अभी,
और जरूरत भी नहीं है, ये जो छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ उतना आप अगर बना के रख लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा आपको डायग्राम सब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट, अब फिर से किसकी बात हो रही, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, प्रेसिडेंट के बराबर होता था, ये मैंने आपको बताया। एज द केस में भी एंड शेल इंक्लूड, तो पहले तो यहां तक के पढ़ते हैं अपन। तो पहले क्या बोल दिया, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, गवर्नर जनरल, और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होगा, तो प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे बड़ी अजीब डेफिनेशन है, in relation to anything done or to be done after the commencement of the constitution, ये रिपीट हो गया, commencement of the constitution mean the president and shall include, तो देखो प्रेसिडेंट बोल दिया, तो बिफोर कमेंसमेंट कौन बोला, गवर्नर जनरल, और आफ्टर कमेंसमेंट क्या बोल दिया, प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर बोल दिया इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये पहले होता था 1935, टू द गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर दैट सबसेक्शन। यानी सिंपल क्या है, ये भी कब की बात हो रही, आजादी के पहले की बात हो रही, जब प्रोविंस होते थे तो उस टाइम पे क्या बोल दिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट, वहां के प्रिंसिपल गवर्नमेंट, यानी देखो धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आजादी के पहले पहली चीज हो गई एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल, दूसरी चीज हो गई जो भी प्रोविंस की बात हो रही है तो वहां पे प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस। ठीक है, फिर इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, सीधी बात है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के लिए कौन होगा, चीफ कमिश्नर होगा, सीधी बात। तो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस अगर है तो द चीफ कमिश्नर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 94 ऑफ द सेड एक्ट। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गया आपके लिए, बिफोर कमेंसमेंट के लिए हो गया, पहली चीज हो गई गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर प्रोविंस ऑफ गवर्नमेंट है तो ऐसे केस में दैट गवर्नमेंट। फिर तीसरी चीज क्या बोल दिया, अगर वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है तो सीधी बात है चीफ कमिश्नर विल बी डीम्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आफ्टर द कमेंसमेंट में क्या है, तो पहले तो बोल दिया प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, जब स्टेट की बात हो रही है तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे डेफिनेशन बड़ी अजीब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ सेंटर की बनाई गई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मुख्य गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या मतलब है उसका, मुख्य गवर्नमेंट, मुख्य जो आपके ऊपर अधिकार रखती है, गवर्नमेंट करती है, गवर्निंग स्ट्रक्चर है, तो मुख्य गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स मुख्य, यहाँ पे मेन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आगे वही बोला है कि इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल of the constitution to the government of state government acting within the scope of the authority given to it under that clause। फिर in relation to part C state before the commencement of constitutional amendment act, देखो अब आई ये डेट 1956, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अगस्त में हुआ था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, बट इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा था। जैसे अभी आपने देखा जीएसटी आने के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ा, वैसे ही एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो 1 जनवरी 1956 से लागू हुआ था। ठीक है, तो इसके पहले तक के पार्ट सी स्टेट में अभी भी राजाओं का अधिकार था। तो इसीलिए इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसके बाद फिर हमने देखा, जैसे आपको पता होगा सरदार पटेल ने बहुत सारी चीज किए थे कि जो निजाम है उन लोग को जोड़ना है, कश्मीर है कश्मीर वालों को जोड़ना है, तो ये सब चीजों के लिए बहुत कुछ किया गया था कि इनको जोड़ा जाए। क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो उन्होंने तो ये छोड़ दिया था कि जो प्रोविंस है वो प्रोविंस से चल रहे हैं, जो प्रिंसिपल जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, आप देखो अब आपके हाथ में छोड़ दिया, आप देखो कैसा उसको चलाना है। तो राजा लोग सीधी बात है वो छोड़ेंगे क्यों अपना कंट्रोल, तो इसलिए बड़ा दिक्कत गई थी निजाम्स को मनाने के लिए हैदराबाद में। फिर वैसे ही जम्मू कश्मीर में दिक्कत गई थी राजा हरि सिंह को मनाने के लिए। तो ये सब चीजें इसीलिए अपने आप पे इतनी दिक्कत हुई, क्योंकि जब अंग्रेजों ने छोड़ के गए तो उन्होंने सब डिसऑर्गेनाइज छोड़ के गए थे।
फिर भी ये बोला जाता है कि अंग्रेजों ने राज किया तो उससे काफी कुछ ऑर्गेनाइज करके गए वो। फिर भी आगे चल के तो हमको खुद को ही संभालना था अपना देश, और धीरे धीरे ये चल रहा है, और अब हम काफी अच्छी स्थिति में हैं, और अब बहुत सेफ हैंड्स में अपना देश नजर आता है। तो खैर, हम पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते, मैं फिर से वापस आ रहा हूं। फिर इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट सी स्टेट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट, द चीफ कमिश्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर। पार्ट सी स्टेट की बात हो रही है, पार्ट बी की बात नहीं हो रही। तो पार्ट सी स्टेट जहां पे चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो वहां पे चीफ कमिश्नर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर और द गवर्नमेंट ऑफ अ नेबरिंग स्टेट, तो वहां पे कौन रहेगा? तो जो भी चीफ कमिश्नर है दैट विल बी डीम्ड एज गवर्नमेंट। ठीक है, तो पार्ट सी के लिए, पार्ट सी कब तक था? 1956 तक। 56 के बाद ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी खत्म हो गए। फिर डायरेक्टली क्या हो गया? डायरेक्टली बन गया स्टेट्स, स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो गए फिर। ठीक है, तो पार्ट सी के लिए क्या बोल दिया? चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट। ठीक है, और अथॉरिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू हिम अंडर आर्टिकल 239 और 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द केस में। ठीक है, तो पार्ट सी स्टेट, इसके लिए पार्ट सी यानी कौन से? जहां पे जो चीफ कमिश्नर है उनका प्रोविंस था, उसकी बात हो रही। ठीक है, तो ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस कब? जब आजाद हो चुके थे हम, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बचा था। इवन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है 1950 में, लेकिन 1956 का जो मेजर अमेंडमेंट है वो होने का था। तो तब तक के पार्ट ए बी सी डी ये चलते रहे। ठीक है, फिर इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो एडमिनिस्ट्रेटर देयर ऑफ एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन, तो यूनियन टेरिटरी की जगह जो भी एडमिन था उसका, जैसे आप भी ग्रुप के एडमिन होते हैं तो वैसे ही। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको सम अप कर देता हूं। अगर पहले की बात हो रही बिफोर कमेंसमेंट, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल। प्रोविंस की बात हो रही, तो दैट गवर्नमेंट, जो प्रोविंस की गवर्नमेंट होगी वो। चीफ कमिश्नर प्रोविंस की बात हो रही तो चीफ कमिश्नर, सिंपल। ठीक है, आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट आ चुका था, तो प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, लेकिन 1956 होने के पहले, हाँ यहां से आते हैं स्टेट वाला। स्टेट में अगर स्टेट का विभाजन हो चुका है तो इवन स्टेट गवर्नमेंट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर पार्ट सी स्टेट के लिए, पार्ट सी स्टेट यानी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस जो हुआ करते थे उनको पार्ट सी स्टेट बोला, तो वहां पे चीफ कमिश्नर चले 1956 तक। तो 1956 तक के चीफ कमिश्नर जो थे वो लोग इसको संभालते थे। तो जो चीफ कमिश्नर अपॉइंटेड था वो, अगर चीफ कमिश्नर नहीं था तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो, अगर वो नहीं था तो गवर्नमेंट ऑफ द नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग सॉरी कंट्री नहीं, नेबरिंग स्टेट। फिर आखिरी यूनियन टेरिटरी के केस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर उसका था वो। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये डेफिनेशन पे मैंने टाइम बहुत दिया हूं, आपको एग्जाम टाइम पे ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये समझो, अभी बिल्कुल समझना है, अभी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये डेफिनेशन बड़ी टेक्निकल है, दो चार बार आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया हूं, तो इसीलिए अब शायद आपको ये उतना डिफिकल्ट ना लगे, उतनी दिक्कत ना दे। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि स्टेट्स का कैसे विभाजन हुआ था, क्या हुआ था। तो ये सब चीजें अगर नहीं पता है तो दिक्कत जाती है। फिर अगला पॉइंट है कमेंसमेंट। अगली डेफिनेशन है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट यानी चालू होना। तो कमेंसमेंट विथ रेफरेंस टू एनी एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन टू से ऑन विच द एक्ट, तो शैल मीन द से लिखा है टू से, ऑन विच द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स, तो जिस तारीख को वो फोर्स में आया उस तारीख को वो कमेंस हो गया है माना जाएगा। तो कई बार एक्ट बन जाता है लेकिन उसके कमेंसमेंट की डेट आगे की रखते हैं, कि एक्ट बन गया आज, लेकिन बोला कि इट विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, उसकी डेट दे दिया। तो ऐसे केस में वो आगे आगे से चालू होगा, तब तक बना है लेकिन उसकी अहमियत नहीं है जब तक कमेंस नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज केस में भी बताई गई थी, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। The law cannot be said to be in force unless it is brought into operation by legislative enactment, तो उसको ऑपरेशन में लाना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, और by the exercise of authority by a delegate empowered to bring it into operation। ठीक है, तो जिसको ऑपरेशन में लाया गया। The theory of the statute being in operation in constitutional sense, though it is not in fact इन ऑपरेशन हैज नो वैलिडिटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बना दिया लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया अभी तक के, तो ऐसे केसेस में उसकी वैलिडिटी नहीं है।
तो मैंने यहाँ पे एक कानून बना दिया, लेकिन मैंने बोला यहाँ पे वो अप्लाई होना चालू होगा, तो भले ये कानून बन चुका है लेकिन इस बीच उसकी कोई वैधता नहीं है। तो कानून बनने के बाद भी उसको फोर्स में लाना पड़ता है, ठीक है, और ये कौन करता है? सरकार का काम होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया, कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम है पार्लियामेंट का, फिर उसको अप्लाई करने का काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। और अगर डिस्प्यूट आते हैं तो फिर जुडिशरी इन पिक्चर आती है, ठीक है। तो ऐसा है, केस याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट वो कमेंसमेंट भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैं आपको अगले चैप्टर में फिर से बताऊंगा, जब हम अगला चैप्टर करेंगे तो उसमें फिर से डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आएगी, तो वो अपने को वहां पे भी और डिटेल में पढ़ना है। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको डॉक्यूमेंट, देखो इसको मैं तोड़ रहा हूं, विभाजित कर रहा हूं, और इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा फिर से जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे दो डेफिनेशन पढ़ना है हमको डॉक्यूमेंट की, एक एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट, दूसरा एज पर द एविडेंस एक्ट, ठीक है। दोनों सिमिलर है, दोनों में चार मुख्य चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या मुख्य चीज है? तो देखो, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, पहले तो बोल दिया इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। तो इंक्लूड एनी मैटर, तो पहली चीज क्या बोल दिया? मैटर। मैटर यानी क्या? जो सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज आपको लिखना है, रिकॉर्ड करना है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। रिटन है, लिखित रूप में है, या फिर एक्सप्रेस किया गया है, वही लिखित रूप में। अगर कोई मैटर है उसको एक्सप्रेस किया है और डिस्क्राइब किया है, यानी किसी भी प्रकार से डिस्क्राइब किया है वो, तो भले वो लिख के नहीं किया बट किसी और प्रकार से सिंबल्स से किया है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट। तो देखते हैं अपन। तो एनी मैटर, पहली चीज हो गई मैटर। अपॉन एनी सब्सटेंस, क्या एक पेपर पे लिखा हुआ ही चीज डॉक्यूमेंट रहेगा? आंसर है नहीं। पहले के जमाने में होता था कि आपने एक शीप को मारा, शीप की स्किन है उसके ऊपर लिख दिया, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। पेपर पे लिखना जरूरी नहीं, आपके लैपटॉप पे नाम लिखा है तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट कैन बी ऑन एवरी एनी सब्सटेंस। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ इतनी वाइड है कि डॉक्यूमेंट यानी सब चीज जिसके ऊपर भी कोई चीज लिखी गई है, ठीक है, ऑन विच एनी मैटर हैज बीन रिटन और एक्सप्रेस, तो इट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट। ऑन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, आपने जाके एक झाड़ पे लिख दिया, दिल बना दिया, हार्ट बना दिया, आपका नाम और उसका नाम लिख दिया, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में ये आ सकती है। और आप मेरा लेक्चर अच्छे से सुनो, लिख के रखो चीजें, और क्या होगा, आपको ये आवाजें सुनाई देगी। तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं हर जगह हूं, जब आप घर जाके इसको पढ़ोगे, तो घर पे आप पढ़ोगे तो आपको मेरी आवाजें सुनाई देगी, वो मैं हूं। फिर जब आप लिख के देखोगे तो लिखावट दिखाई देगी, वो मैं हूं। फिर मैं आपके लैपटॉप में यूट्यूब के रूप में बसता हूं, मैं आपके मोबाइल में इंस्टा के रूप में बसता हूं। मैं हर जगह हूं। तो ऐसा है। तो मैटर, पहली चीज हो गई, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के ऊपर वो लिखा गया है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, किस प्रकार से लिखा है? लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, तो किसी भी मीन्स से लिखा गया है, ठीक है। तो बाय मीन्स, ये चौथा वर्ड। तो क्या क्या वर्ड हो गया? एनी मैटर फर्स्ट वर्ड, ऑन एनी सब्सटेंस, फिर बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड। क्यों लिखा गया है ये? ताकि आगे चल के रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड, फॉर द पर्पज, और रिकॉर्डिंग ऑफ होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो चार चीजें निकल के आती है रिकॉर्ड। तो जब आप डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इट शुड बी, पहले आपको इसको तोड़ देना है इन चार पार्ट्स, ठीक है। ये आपको कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ये ध्यान आना चाहिए। चार चीज आती है उसमें। मैटर, मैटर यानी कोई भी चीज जो आपको लिखना है, जो आपको बताना है, जिसको आपको रखना है, उसको आप मैटर बोलोगे। एनी मैटर, तो मैटर आपको पता ही है। तो मैटर यानी कोई भी सब्जेक्ट मैटर विच इज रिटन और एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस पे लिखा है, कोई एक सब्सटेंस, कोई एक चीज पे लिखा है, जैसे पंखा घूम रहा है, पंखे पे नाम लिखा है, तो ये क्या है? ये भी दैट इज ऑल्सो ए डॉक्यूमेंट। तो हर चीज डॉक्यूमेंट है। कॉपी है, कॉपी में कुछ लिखा है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट। टेबल है, टेबल पे टेबल के मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा है, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट।
एक हैंड सैनिटाइजर है, उसपे बॉटल में कुछ नाम लिखा है, उसके कंपनी के बारे में लिखा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज आएगी, तो डॉक्यूमेंट में हर वो चीज आएगी जो कि डिस्क्राइब की गई है बाय any matter which is written or described or expressed by means of on any substance by means of letters, figures, marks या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर वन और मोर ऑफ दिस। तो इवन मार्क है, मार्क कर दिया मैंने, कैरिकेचर बना दिया। कैरिकेचर यानी क्या होता है, आप देखते हैं पेपर में आता है ऐसा, कोने में इंसेट में एक कार्टून बना होता है जिसमें फोटो रहती है और इसमें कोई ना कोई पॉलिटिशियन की एक मजाक उड़ाई जाती है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कैरिकेचर इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। एक पिक्चर बनाई मैंने, फोटो बनाया, दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एनी मैटर, कोई भी मैटर विच इज रिटन, एक्सप्रेस, डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स, किस प्रकार से वो लिखा गया है, तो बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और मोर देन वन ऑफ सच मैटर, वन ऑफ सच मीन्स। फिर विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो इसको मैं और तोड़ के और डिटेल में फिर से बताऊंगा, ये भी डिटेल्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बताऊंगा लेकिन ये चीज। ठीक है, तो दस द टर्म डॉक्यूमेंट include any substance upon which any matter is written or expressed by means of letters, figures or figures for recording that matter. For example, book is a document, file is a document, painting is also a document, inscription, अगर आपने एक प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, उस पे आपने कुछ ऐसा ठोक के लिख दिया, आपने उसमें कुछ लिख दिया, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप, कई बार होता है बर्तन खरीदने जाते हैं, आप गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट करते हैं तो उसमें लिखा जाता है जैसे सौ ची का, यानी शादी के टाइम लिखते हैं, तो जो भी नाम होगा, पिंकीला, आमचा करून, भेंट लिखा रहता है उसमें, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो उसमें लिखा रहता है, नाम लिखते हैं कि हम ये आपको गिफ्ट कर रहे हैं, तो बर्तन वगैरह में आपके यहाँ नाम लिखे होंगे, आप देखना कभी बर्तन पे नाम लिखे होते हैं। तो जैसे आपके बचपन में मिला होगा तो वहां पे आपका नाम लिखा होगा कि आपको दिया गया है, और किसने दिया वो लिखा रहता है। ठीक है, तो खुद का नाम भी लिखते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा है। तो हाँ, तो इंस्क्रिप्शन एंड इवन कंप्यूटर फाइल्स आर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज डॉक्यूमेंट है, इवन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच इज रिटन ऑन एनी मैटर, कोई भी मैटर पे लिखा गया है। फिर ऑन कोई भी मैटर लिखा गया है, ऑन एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस पे लिखा गया है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स वगैरह वगैरह, और भी ऐसे इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। और क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, तो इट इज यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इतना डिटेल में हम जा रहे हैं, तो आपको ये डिटेल में बताने की जरूरत भी है, और इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में ये बता रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट, एनेक्टमेंट, कोई काम का नहीं। एनेक्टमेंट का क्या मतलब है, एनेक्टमेंट मीन्स एक्ट, रेगुलेशन। एक्ट और रेगुलेशन में हल्का सा फर्क है, एक्ट जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा पास कराया जाता है, और रेगुलेशन जो होते हैं ये किसी गवर्नमेंट के द्वारा पास कराए जाते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा पास कराए जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा फर्क जरूर है एक्ट और रेगुलेशन में, दोनों का लेकिन लेवल एक ही है, एक्ट और रेगुलेशन दोनों का आपको पालन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो एक्ट, रेगुलेशन या इवन अ प्रोविजन ऑफ लॉ, कोई एक प्रोविजन होगा तो दैट इज ऑल्सो डीम्ड एज एन एनेक्टमेंट। ठीक है, तो एनेक्टमेंट शेल इंक्लूड, फिर से इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अ रेगुलेशन एज हियर इन आफ्टर डिफाइंड, तो आगे डिफाइन क्या है वो देखते हैं अपन। एंड एनी रेगुलेशन ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे कोड एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एनी एक्ट और इन एनी सच रेगुलेशन एज अफोरसेड। तो पहले ये रेगुलेशंस बनाए जाते थे, आजकल नहीं होते हैं। ठीक है, पहले गवर्नमेंट जो बंगाल है तो बंगाल का अलग रेगुलेशन था, मद्रास था, बॉम्बे कोड था, तो ऐसे रेगुलेशंस बनाए गए थे। ठीक है, फिर इट हैज बीन हेल्ड दैट एन एनेक्टमेंट वुड आल्सो इंक्लूड एनी एक्ट, एक्ट भी आ जाएगा, और प्रोविजन कंटेन्ड देयरिन और इवन अ प्रोविजन, ठीक है, मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये बाद में बोला गया, क्योंकि ये कब बना था, ये बना था, डेफिनेशन बनी है पहले, ये जब ब्रिटिश सरकार थी तब बनाई गई, और ये बाद में आया, तो ये बाद में फिर कोर्ट ने इसको इंक्लूड किया। ठीक है, तो पहले रेगुलेशंस हुआ करते थे, अब एक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक्ट भी होते थे बट रेगुलेशंस भी हुआ करते थे। इट हैज बीन हेल्ड दैट एन एनेक्टमेंट वुड इंक्लूड एन एक्ट मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट
एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगेन तो स्टेट का भी और सेंटर का भी दोनों एक्ट इसमें कवर हो गए। अगेन सिंस एनेक्टमेंट इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल्सो एनी प्रोविजन ऑफ एन एक्ट, सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ रिपील, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके इस चैप्टर का। वुड अप्लाई टू केसेस वेयर नॉट ओनली द एंटायर एक्ट इज रिपील्ड बट ऑल्सो वेयर द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट इज रिपील्ड। तो ये बाद में समझेगा आगे, तो ये क्या होता है रिपील, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे, यहाँ पे काम का नहीं है तो यहाँ मैं इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करता, तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जब अपन रिपील पढ़ेंगे तब डिटेल में अपन देखेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन बताई गई है आपको। फाइनेंशियल ईयर अब आपको पता ही है, फाइनेंशियल ईयर मींस शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल से जो चालू हो रहा है, अप्रैल फूल्स डे। फिर ईयर डिफाइन किया है, देखो फाइनेंशियल ईयर अलग डिफाइन किया है और ईयर को अलग डिफाइन किया है। ईयर, ईयर शैल मीन, ईयर का क्या मतलब है, कान नहीं, कान की बात नहीं हो रही, ईयर मीन्स शैल मीन अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से, आप हिंदी कैलेंडर नहीं लेंगे, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से। तो ब्रिटिश कैलेंडर में जो भी ईयर की डेफिनेशन है, जैसे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो दैट इज आवर ईयर, ठीक है। तो भले उन्होंने भी अपने से चुराया हुआ है, ये जो ब्रिटिश कैलेंडर है ये अपने से चुराया हुआ है, इन्होंने बाद में नाम बदल दिए, जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये सब पढ़ोगे तो ये सब में नाम ये बदले गए हैं। तो पहले ये अपने हिसाब से था, और फिर उसके बाद आता है सितंबर। तो सितंबर एक्चुअली कितना महीना होता है, तो सितंबर जो होता है वो 7th मंथ होता है, तो 7th मंथ, 7 सितंबर, अक्टूबर 8th मंथ, नवंबर, तो अपने को अक्टूबर वैसे 10th आता है, लेकिन हिंदी के हिसाब से वो 8th आता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि ये अक्टूबर वर्ड है वहां पे, लेकिन वो 10th मंथ है। फिर नवंबर, नवम 9th, तो वो 9th होना चाहिए, वो 11th हो गया, तो इन्होंने नाम बाद में बदल दिए, काड़िया करा है, ये अपने से उठाया हुआ है, ये जो कैलेंडर है मंथ है ये अपने से चुराए गए, नवंबर, दिसंबर, तो 10 दिसंबर, तो ऐसा था वो, ठीक है। तो दिसंबर शुड बी द 10th मंथ, लेकिन इन्होंने 12th किया है, तो ये सब काड़िया करते रहते हैं। खैर ये काम का नहीं है, इसके कंफ्यूज मत होना ये चीजों से। तो ऐसा है, तो ईयर का क्या मतलब है, ईयर का मतलब है ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, ये एक डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, बकवास है बट पूछी जा सकती है। डिफरेंस बिटवीन अ फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल बट कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी। अब ध्यान रखो, मैंने आपको कई बार बताया हूं, कई जगह पे एक्ट में लिखा था ईयर, और इसीलिए मैंने बोला था ईयर का क्या मतलब है, ईयर का मतलब है कैलेंडर ईयर। जैसे 2018 में एक मीटिंग हुई, 2019 में एक मीटिंग होना चाहिए, मैंने वहां बोला था, यहां लिखा है वर्ड ईयर, सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो ईयर वर्ड लिखा था और इसीलिए हमने कैलेंडर ईयर माना। जब तक फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफिकली नहीं लिखा होगा तब तक के हम फाइनेंशियल ईयर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप सेक्शन 96 जाके पढ़ें, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें हमने ये देख चुका है, ठीक है। तो उसमें ईयर वर्ड जहां लिखा है, तो ईयर का मतलब है इट शुड बी दी ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, तो एक साल एक मीटिंग, दूसरे साल दूसरी मीटिंग, फाइनेंशियल ईयर में नहीं, ईयर में बोला है उसमें, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर वहां पे यूज किया जाता है, तो वहां हम लगाते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। तो वहां क्लैरिफाई नहीं किया है, बट यहां से हम वो डेफिनेशन उठा के ले जाते हैं, ठीक है। ईयर बोला मीन्स कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, गुड फेथ। गुड फेथ भी एक आध बार पूछ सकते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ लेते हैं। गुड अच्छा, फेथ भरोसा नहीं, तो अ थिंग शैल बी डीम टू बी डन इन गुड फेथ। गुड फेथ कब बोलते हैं, जब आपने ऑनेस्टली किया, आप गलत नहीं करना चाहते किसी के साथ, तो आपका इंटेंशन बोनाफाइड था। दो होते हैं, बोनाफाइड एंड मेलाफाइड। बोनाफाइड का क्या मतलब है, सही इंटेंशन, मेलाफाइड का क्या मतलब है, गलत इंटेंशन। तो बोनाफाइड इंटेंशन से आपने किया, सही इंटेंशन से कोई कार्य जब आपने किया था, तो उसको हम बोलते हैं गुड फेथ में किया है, तो ऑनेस्टली किया है। भले आप लापरवाही से कर रहे हैं, गलती से कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका इंटेंशन तो सही था, तो दैट इज कॉल्ड एज गुड फेथ, ठीक है। तो गुड फेथ का मतलब है अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली, ठीक है। तो ऑनेस्टली होना चाहिए, वेदर डन निग्लिजेंटली और नॉट, ठीक है। तो ऑनेस्टली होना चाहिए, भले निग्लिजेंटली हो, लापरवाही से हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आप करना चाह रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज इन गुड फेथ, ठीक है। तो आपका इंटेंशन क्या था, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसा है। अब ये जो गुड फेथ है, ये डेफिनेशन फिर से मैं बता दूं, इतने बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन तभी लगेगी जब स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है।
तो अगर कोई एक्ट में गुड फेथ को अलग से डिफाइन किया है तो दैट डेफिनेशन विल अप्लाई एट दैट ऑन दैट एक्ट। बट यहाँ की डेफिनेशन तब लगेगी जब कुछ नहीं दिया है, और उसमें भी मॉडिफिकेशन करके। जैसे कि जो जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशन है वो हर जगह नहीं लगती, ये खुद कोर्ट ने बोला था। एक केस देखेंगे अपन यहाँ पे जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस है, तो अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट इज वन ऑफ फैक्ट, तो इट विल डिपेंड अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। इट विल नॉट डिपेंड, यानी एकदम ब्लैंकेट आप रूल नहीं लगा सकते कि हर जगह एक ही रूल लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो गुड फेथ विल डिपेंड फ्रॉम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस, इट विल बी डिफरेंट फॉर ईच केस। It is to determine with reference to circumstances of each case. The term good faith has been defined differently in different enactments. This definition of good faith does not apply to that enactment which contains a special definition of the term good faith, and there the definition given in that particular enactment has to be followed. This definition may be applied only if there is nothing repugnant in context or subject, and if that is so the definition is not applicable. तो अगर कुछ इसके विपरीत नहीं जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं बदलता है, गड़बड़ नहीं होती है, तो आप ये डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। अगर रिपग्नेंसी आती है यानी विपरीत हो जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है, गलत हो जाता है, तो ऐसे केसेस में फिर यू विल नॉट यूज दिस डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ, ठीक है। जैसे एक केस हुआ था, केस के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, नाम ही ऐसा है, इन मोंगोंगपू वर्सेस मोंगसी मोंग, तो ये नाम है उसका। तो मोंगोंगपू वर्सेस मोंगसी मोंग, इसमें क्या हुआ था, it was pointed out that the expression good faith is not defined in Indian Contract Act, and the definition given here in General Clauses Act does not apply, so does not expressly apply the term on the Indian Contract Act. तो General Clauses Act की definition भी वैसी की वैसी नहीं उठाया कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि हाँ, गुड फेथ का मतलब समझ में आता है कि ऑनेस्टली कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप लापरवाह हो तो फिर आप ऑनेस्ट कैसे हो सकते हैं, आप बराबर ध्यान नहीं दे रहे तो आप ऑनेस्ट नहीं हो सकते। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप गुड फेथ पढ़ोगे तो वहां पे मतलब होता है इट शुड बी डन ऑनेस्टली, आगे का पार्ट नहीं लगता है वेदर डन निग्लिजेंटली और नॉट, तो वो नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये केस लॉ बोलता है, ठीक है। तो देखो, the definition of good faith is as is generally understood in the civil law, and which may take as a practical guide in understanding the expression in contract act, is that nothing is said to be done in good faith, nothing is said to be done in good faith which is done without due care. सावधानी से नहीं करोगे तो it will not be deemed as good faith and attention as is expected with a man of ordinary prudence. तो एक रैशनल व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी खुद की चीजों की रक्षा करता है, जैसे वो खुशी नहीं, जैसे वो सतर्क रहता है, तो वैसे ही सतर्क रह के आपने काम करना चाहिए, जैसे आप खुद की चीजों के लिए करते हैं। तो एन ऑनेस्ट परचेज मेड केयरलेसली, ऑनेस्ट है बट केयरलेसली without making proper inquiries cannot be said to have been made in good faith so as to convey a good title, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लगेगी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मींस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ का क्या मतलब है, सिर्फ ऑनेस्टली, एंड ऑनेस्टली है, एंड आगे का ये नहीं लगने वाला, यानी वेदर डन निग्लिजेंटली और नॉट ये नहीं लगेगा, यानी एंड विदाउट निग्लिजेंस, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन यहां पे लगती है। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई काम की नहीं, ठीक है। हेंस wherever the word government is used it will include central government and state government both. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देखो अब यहाँ पे फिर से आपका वो जो पार्ट ए बी सी डी वगैरह बताया था मैंने स्टेट, वो फिर काम आते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी शैल मीन सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल, और स्टेट गवर्नमेंट, सिंपल, but in any act or regulation made before the commencement of constitution के पहले shall not include securities of government of part B state। क्यों नहीं किया है पार्ट बी स्टेट को इंक्लूड, क्योंकि पार्ट बी स्टेट किसके थे, राज प्रमुख के। तो राज प्रमुख के सिक्योरिटीज को आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे बोलोगे, वो तो एक लोकल लेवल पे चला रहा है, तो इसीलिए उसको नहीं गिना गया, ठीक है। तो ये जानबूझ के बाहर रखा है, ये भी एग्जाम के लिए काम की नहीं है बट समझने के लिए काम की है।
आगे की डेफिनेशन फिर से एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम की हो जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, ठीक है, तो आपको ये घुट के पी जाना है घोटो पी जाओ, यानी याद रखो। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, फिर से इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी ये बता नहीं रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है कि ये चीजें इसमें आएगी, और भी चीज आ सकती है, ठीक है। लैंड, सिंपल, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलते दिखती क्या आपको जमीन, देखी कभी चल रही है, नहीं, तो इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जमीन से उत्पन्न हुई चीजें, जैसे कि जमीन में एक क्रॉप उगाया, मैंने धान उगाया था, मैंने कॉटन उगाया था, ये जमीन से जुड़ा है, तो इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक जमीन से जुड़ा है तब तक के इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक इसको मैं अलग नहीं करता, अलग करने का वादा नहीं करता, बेचने का वादा नहीं करता, इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जमीन से जुड़ी हुई चीजें, झाड़ जमीन से जुड़ा है, मैंने आम का एक पेड़ उगाया था, वो बड़ा पेड़ बन चुका है, अब झाड़ बन चुका है, तो ये क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन टिम्बर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं वो झाड़ को काट दूंगा और फिर बेच दूंगा, तो दैट टिम्बर इज अ मूवेबल गुड, वो गुड में आएगा, ठीक है, वो गुड्स में कवर हो जाएगा। तो आम निकले उससे, आम जब तक जुड़े हुए हैं झाड़ से, तो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आम मैंने निकाल के बेच दिया तो इट बिकम्स मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, ठीक है। तो ऐसा है, तो बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, जमीन से उत्पन्न हुई चीजें, कोयला जब तक जमीन से जुड़ा है इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन से खदान से निकाल लिया तो इट बिकम्स गुड्स, ठीक है। फिर थिंग्स अटैच टू अर्थ, जमीन से जुड़ी चीजें, जैसे कि बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तो यहां पे क्या हो गया, ट्रीज, क्रॉप्स, ईटीसी। थिंग्स अटैच टू बिल्डिंग में क्या हो जाएगा, अटैच टू अर्थ में क्या होगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग, हेवी मशीन, जैसे आप कहीं भट्टी में जाते हैं, भट्टी है ना फर्नेस, तो फर्नेस में आप देखते हैं कि जमीन से जुड़ी हुई होती है मशीन्स। आप अगर कोई पावर प्लांट में जाएंगे, जैसे आप ऑडिट में जा रहे हैं या आगे चल के जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे जमीन से जुड़ी हुई होती है फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स, तो इट इज फास्टेन टू अर्थ, जमीन से जुड़ी है तो इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इवन इफ इट इज अ मशीन, इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट हैज बीन अटैच टू द अर्थ। तो थिंग्स अटैच टू अर्थ, द बिल्डिंग हैज बीन अटैच टू द अर्थ। ध्यान रखो, बिल्डिंग ये क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, पर मैं ईंट निकाल के बेचूंगा, मैंने तोड़ दिया बिल्डिंग, ईंटें निकाल के बेच दिया, तो ईंटा वगैरह हो गया, जो बाकी स्क्रैप हो गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स, ठीक है। तो ऐसा है, तो बिल्डिंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज अ थिंग अटैच टू अर्थ, इट इज अ थिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, जैसे बिल्डिंग को लगा हुआ डोर्स, ये सब डोर या फिर विंडो हो गए, ईटीसी, या इवन आपका फर्नीचर हो गया, आपका फैन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये अटैच टू बिल्डिंग। तो ये जब बिल्डिंग को जुड़े हुए हैं तो ये क्या है, डोर्स, विंडोज या फर्नीचर, फिक्सचर्स, या आपकी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ये सब क्या है, ये सब चीजें जो रहेगी ये सब आपके लिए है इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, मैं फैन निकाल के बेचने का वादा कर दूंगा तो इट विल बिकम गुड्स, ठीक है, तब तक इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, बट आपको क्वेश्चन आएगा केस स्टडी के रूप में, क्वेश्चन बैंक में आपको दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल चुकी है। क्वेश्चन बैंक बड़ी आसान है, इसमें अलग से मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं यही इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन बैंक खुद कर लोगे आप, सेल्फ हो जाएगा, गिनती के ही क्वेश्चन है, ज्यादातर तो डेफिनेशन से पूछी जाएगी इस पे, और कुछ जगह पे आपको जो केस स्टडीज आएगी वो दी गई है, तो वो भी वैसे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगा, बट बहुत ज्यादा उसमें ऐसा डिस्कस करने का नहीं है, अपन यहीं पे इतना डीप में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। So it is again an inclusive definition. It contains four elements: land, benefits to arise out of land, things attached to earth, and things permanently fastened to anything attached to earth. ठीक है, तो ये सब जो है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये अपन ने इसको पॉइंट वाइज तोड़ा है, ये एक्चुअली पॉइंट वाइज थोड़ी होती है डेफिनेशन, डेफिनेशन तो सीधी लिखी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू अर्थ। तो ये पूरी एक लाइन में लिखी है, इसको हमने तोड़ के इसके चार हिस्से निकाले, जैसे डॉक्यूमेंट को तोड़ के मैंने चार हिस्से आपको बताया, वैसे ये भी है, ठीक है। फिर where in any enactment the definition of immovable property is in negative and not exhaustive, the definition given in general clauses act will apply। जहां पे कुछ नहीं दिया है, या तो दी नहीं है, या तो इसके विपरीत नहीं दी है, तो ऐसे केसेस में आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया आपको,
trees are immovable property because trees are benefits arising out of land and attached to earth. However, timber is not an immovable property. जैसे ही आपने उसकी लकड़ी काट ली है तो it will become goods. ठीक है, तो timber is not an immovable property as the same are not permanently attached to earth. In the same manner, buildings are immovable property. फिर एग्जाम्पल 2, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है रोड्स. ठीक है, रोड्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, तो आपको जाने का रास्ता हो गया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, वेयर एज अ राइट टू ड्रेन ऑफ वाटर इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो राइट टू ड्रेन, पाइपलाइन डाल दिया आपने और वो पाइपलाइन अटैच की हुई नहीं है, हटा सकते हो, ड्रेन है, पानी बह रहा है, तो दैट इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, एनी मशीनरी फिक्स टू सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग, अगर आपने काट दिए तो फिर वो नहीं, जब तक वो लगे हुए हैं, कैन बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द जनरल क्लॉजेस एक्ट. ठीक है, तो ऐसा है. इम्प्रिजनमेंट सिंपल है. इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड. कोई काम की नहीं डेफिनेशन. इंडियन लॉ कोई खास काम का नहीं, पढ़ लेते एक बार. इंडियन लॉ शैल मीन एन एक्ट, बताया मैंने. ऑर्डिनेंस क्या होता है ये भी आपको बताया मैंने. ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है, देखो एक्ट होता है, एक्ट कब बनता है, जब संसद सत्र में होती है तब बनता है एक्ट. ऑर्डिनेंस कब बनता है, ऑर्डिनेंस बनता है जब संसद सत्र में नहीं है लेकिन सरकार को कोई लॉ पारित कराना है, लॉ पास करवाना है, लेकिन अब लोकसभा राज्यसभा नहीं बैठी है, बंद है, कोरोना वायरस फैल गया, बंद है सब, अब लेकिन कानून तो बनाना है. तो ऐसे केस में सरकार को एक पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से कि उसको ऑर्डिनेंस के रूप से वो पास करा सकते हैं. तो ऑर्डिनेंस में सरकार बनाएगी और डायरेक्टली प्रेसिडेंट से असेंट ले लेगी, तो ये ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया जाता है. बाद में इसको फिर संसद में पास करा के एक्ट का दर्जा दे दिया जाता है, बट ऑर्डिनेंस इज एज मच एनफोर्सेबल एज एन एक्ट. तो ये सब लगभग एक जैसी चीजें हैं. तो इंडियन लॉ शैल मीन एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन, ये तीनों एक सुपीरियर चीज हो गई. इसके अंदर फिर आते हैं रूल्स, ऑर्डर, बायलॉज, बायलॉज यानी वही रूल्स, और अदर इंस्ट्रूमेंट विच बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया. तो और भी कोई चीज जो पहले चलती थी, और पार्ट देयर ऑफ और देयर आफ्टर हैज द फोर्स ऑफ लॉ इन एनी पार्ट ए और सी स्टेट. फिर से पार्ट ए और सी को लिखा है, पार्ट बी को क्यों एक्सक्लूड किया, बिकॉज पार्ट बी थे राज प्रमुख, तो राजाओं के जो लॉ है वो इंडियन लॉ नहीं है. ठीक है, सिंपल, ये आपको समझना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको इतना जोर देके वो पार्ट ए बी सी और डी समझाया. ठीक है, फिर बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और एनी ऑर्डर इन काउंसिल रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट. तो बाहर वाला नहीं, तो यूनाइटेड किंगडम का एक्ट वगैरह अपने लिए एक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, फिर मंथ, मंथ यानी क्या, मंथ मींस मंथ एज पर ब्रिटिश कैलेंडर. ठीक है, यहां पे भी फिर से ध्यान रखो, मंथ मीन मंथ शैल मीन अ मंथ रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर, और मंथ और 30 डेज में फर्क होता है. जब 30 डेज लिखा है तो 30 डेज लगता है, वहां आप मंथ नहीं लिख सकते. जहां मंथ लिखा है तो मंथ ही लिखना है, आप वहां पे 30 डेज 28 डेज नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो मंथ कैन बी ऑफ 28 डेज, 29 डेज, 30 डेज, 31 डेज, तो ये अलग अलग भी हो सकता है. और इसीलिए मंथ को आप कभी भी 30 डेज नहीं बोलोगे. ये भी जिन्होंने अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट मेरे से पढ़ा है, जिनको चेक बाउंस का मैंने 138 सेक्शन पढ़ा दिया था, उन लोगों को पता है, वहां पे मैंने बहुत जोर दिया था कहाँ पे 30 डेज है, कहाँ पे 1 मंथ है. तो 1 मंथ और 30 डेज ये दोनों अलग चीज है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो कैलेंडर मंथ बोला है तो कैलेंडर मंथ कैन बी 28 डेज. जैसे बोल दिया इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी आपको ये पूरा करना है तो आपको सिर्फ 28 दिन मिलेंगे. इन द मंथ ऑफ मार्च बोला है तो 31 दिन मिल जाएंगे. इन द मंथ ऑफ अप्रैल बोला है तो 30 डेज मिलेंगे. तो मंथ अलग भी हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा है. फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी बकवास डेफिनेशन है. मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो इमूवेबल नहीं वो मूवेबल. दस एनी प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. फिर ओथ, ओथ की डेफिनेशन सेम है जो एफिडेविट की थी. ओथ शैल इंक्लूड अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्संस बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर. ठीक है, तो ये इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग. तो बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट डेफिनेशन, एकदम कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ऑफेंस कोई काम की नहीं डेफिनेशन. ऑफेंस shall mean an act or omission made punishable by any law for the time being in force. Any act or omission which is
if done is punishable under any law for the time being in force is called an offense. ठीक है, कोई काम का नहीं. Official gazette shall mean the gazette of India or the official gazette of a state. ठीक है, ये भी कोई काम का नहीं. Person shall include a company, any company, an association or a body of individuals whether incorporated or not. तो incorporated है तो भी वो person में आएगा. जैसे कंपनी है तो it is also a person, लेकिन एसोसिएशन है, पार्टनरशिप, इट इज ऑल्सो अ पर्सन. इसके हिसाब से इट इज ऑल्सो अ पर्सन. ठीक है, तो ऐसा है. रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का क्या मतलब है? रजिस्टर्ड का मतलब है कि आपने जाके उसको सरकार की जो भी रूल्स है उसके हिसाब से रजिस्टर कर लिया. जैसे कि आपने सेल डीड लगाया, आपने कुछ खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, तो आपको सेल डीड रजिस्टर करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड. ठीक है, तो रजिस्टर्ड बहुत चीजें होते हैं, बहुत एग्रीमेंट होते हैं. गिफ्ट डीड है, गिफ्ट को आप रजिस्टर करवा सकते हैं. सेल प्रॉपर्टी को तो करना ही पड़ता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड. ये भी कोई खास काम का नहीं. Registered used with reference to a document shall mean registered in India under the law for the time being in force for the registration of documents. फिर rule, rule shall mean a rule made in exercise of power conferred by an enactment and shall include a regulation made as a rule under any enactment. कोई काम करिए. शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल ये आपके जो भी एक्ट है उसके पीछे में दिए रहते हैं, कोई ना कोई फॉर्मेट बताया जाता है, कोई चीज समझाई जाती है, उसको हम बोलते हैं शेड्यूल. ठीक है, तो शेड्यूल या स्केड्यूल भी बोलते हैं लोग. शैल मीन अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन इन विच द वर्ड ऑकर्स. ठीक है, कोई काम का नहीं है. शेड्यूल यानी शेड्यूल जिसमें वर्ड्स लिखे हैं. आगे की सब डेफिनेशन ऐसी है. सेक्शन shall mean a section of the act or regulation in which the word occurs. तो कोई काम की नहीं है डेफिनेशन. ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. फिर आगे दिया है सबसेक्शन. सबसेक्शन मीन्स अ सबसेक्शन ऑफ अ सेक्शन इन विच द वर्ड ऑकर्स. तो ऐसा है. स्वेयर, फिर से सेम डेफिनेशन एफिडेविट की. स्वेयर, ओथ और एफिडेविट तीनों सेम है. स्वेयर विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस shall include, यानी swear shall include affirming and declaring in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing. ठीक है, तो swear का मतलब है सिर्फ आप कसम खा लो ये नहीं, swear यानी एफिडेविट रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसा है. नोट दिया आपको, उठा लो. वो वाला नोट नहीं. तो द टर्म एफिडेविट, ओथ एंड स्वेयर हैव द सेम डेफिनेशंस इन द एक्ट. फिर आखिरी डेफिनेशन राइटिंग. राइटिंग का क्या मतलब है? लिखित रूप में, सिंपल. एक्सप्रेशन रेफरिंग टू राइटिंग शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू प्रिंटिंग. प्रिंटेड भी रिटन है. लिथोग्राफी इज ऑल्सो राइटिंग, फोटोग्राफी इज ऑल्सो राइटिंग एंड अदर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग और रिप्रोड्यूसिंग वर्ड्स इन अ विजिबल फॉर्म. ये सब राइटिंग में कवर होगा. ठीक है, तो ये भी कोई काम की डेफिनेशन नहीं है. तो इतनी सारी डेफिनेशन में गिनती की डेफिनेशन काम की है. अब बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैं आगे के जो पॉइंट्स है सेक्शन 4, 4A और आगे सेक्शन 5 से लेकर 13 ये अपन कल के क्लास में देखते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.